गुड मॉर्निंग गाइस, आई एम आदित्य राज एंड वेलकम टू स्टडी IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि फंडामेंटल राइट्स है। पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने कंप्लीट कर दिया है। पार्ट 1 क्या है कि भारत और उनके राज्यों के संघ है। दूसरा क्या दिया हुआ है, सिटीजनशिप यानी किसी को भी नागरिकता कैसे मिल सकती है। पार्ट 3 में क्या है कि द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को हिंदी में कहा जाता है मूल या मौलिक अधिकार। मूल या मौलिक अधिकार इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि जीवन जीने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो सबसे कॉमन राइट्स होते हैं, वो होते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो ये एक ऐसा राइट्स होता है जो कि इम्पोज होता है एक पार्टिकुलर पर्सन पे। ये ना तो पब्लिक आपसे छीन सकती है, ना तो गवर्नमेंट। अब लॉज भी अधिकार भी दो प्रकार के होते हैं। एक कानूनी अधिकार और दूसरा होता है एक मौलिक अधिकार। कानूनी अपराध वे अपराध होते हैं जो 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 गवर्नमेंट यानी सरकार जनता से छीन सकती है, बट जो मौलिक अधिकार है वो जनता से नहीं छीना जा सकता। तो अब ये पार्ट 3 हम लोग पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। अब ये भाग 3 में हम लोग जगह दिए, यानी हम लोग कुछ आर्टिकल्स में इसको जगह देंगे। तो आर्टिकल्स ये 12 से 35 जितने भी होते हैं वो बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार में। अब ये लिया गया यूएसए के द्वारा, ये लिया गया यूएसए के द्वारा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा लिया गया, और इसे कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैग्ना कार्टा एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका मतलब होता है अधिकार। तो परंतु इसका सबसे पहले यूज़ हुआ था ब्रिटेन में पे। अब देखो, फंडामेंटल राइट्स अब ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए आपके पास रहेगा, हमेशा तो रहेगा, बी श्योर, बट फॉर ए पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम आपसे छीना जा सकता है। ये अभी दो शब्द आता है, एक आता है निलंबित और एक और आता है प्रतिबंध। निलंबित एक ऐसा केस आता है कि जिसमें कि प्रेसिडेंट आपसे आपका फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार छीन सकती है फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि आपातकाल आ गया, वो सब अलग बात है, ठीक है। दूसरा आ गया कि पार्लियामेंट आपसे प्रतिबंध लगा सकता है कोई फंडामेंटल राइट्स से। जैसे कि बहुत सारे ऐसे फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो कि दूसरे के फंडामेंटल राइट्स छीन लेते हैं। तो वैसे के लिए उसके लिए ऐसा नहीं करना है कि फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका फंडामेंटल राइट्स छिनाएगा, बल्कि फॉर योर लाइफ। तो प्रतिबंध हमेशा के लिए लगा दिया जा सकता, जैसे 3 तलाक लगाया गया था। तो अब ऐसा भी पार्लियामेंट बोल सकता है ना कि हम अभिव्यक्ति की आज़ादी छीन ले सकते हैं। तो इसके लिए अब इसमें आ गया कि प्रोटेक्शन कौन करेगा फंडामेंटल राइट्स का। तो इसमें हम लोग के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये प्रोटेक्शन करते हैं और ये विश्वास दिलाते हैं कि आपका जितने भी राइट्स हैं वो नहीं छिनाएंगे। और अगर आपसे कोई छीन रहा है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट मूव कर सकते हैं और अपना राइट्स मांग सकते हैं। ये वाद विवाद होता है, यानी आप बोल सकते हैं हाँ, ऐसे डिबेट, इट इज़ अ डिबेट। तो क्या बोल सकते हैं आपकी परिवर्तनीय है हम लोग का फंडामेंटल राइट्स, तो यस इट इज़। तो ठीक है, इतना तक आप आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब एट प्रेजेंट हम लोग का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले कितने थे? 7 थे, बट राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया। तो हम लोग अभी 6 कैटेगरी आएगा। 6 कैटेगरी कौन कौन से? राइट टू इक्वालिटी क्या है? 14 to 18 है, यानी सभी को समान समान लॉ के अकॉर्डिंग देखना। दूसरा क्या हो गया? राइट टू फ्रीडम 19 to 22 है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 to 24 है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 to 28 है। एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स 29 to 30 है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये 32 to 35 है। और आर्टिकल 12। अब देखो, हम लोग तो यहाँ तक पढ़ लिए कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं। अब जानते हैं अब सारे आर्टिकल में तो एक सा बात नहीं लिखा रहेगा, राइट, सब में थोड़ा ना कुछ डिफरेंट होगा। तो आर्टिकल 12 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 12 केवल परिभाषित किया है कि फंडामेंटल राइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, डेली लाइफ के लिए, बट कुछ समय के लिए आपसे ये छीना भी जा सकता है। तो ये बेसिकली ये बोलता है कि दी स्टेट। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में भाषा भी अजीब रहता है। हम लोग के डेली लाइफ में कुछ और मीनिंग होता है उसका, बट कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ और होता है। जैसे स्टेट में कौन कौन सा गया? सेंट्रल स्टेट और लोकल गवर्नमेंट ये आ जाते हैं स्टेट के अंडर। एंड ये बोलते हैं कि कुछ लॉज बनाने के लिए आपसे जनता पे दबाव बना सकते हैं। अब कोई क्या है कि अपना अभिव्यक्ति की आज़ादी है तो किसी को जाके गरिया दें,
अब भाई उसके पास भी तो आज़ादी है कि वो शांति से रहे, राइट। कोई है कि जाके घरों पे से जाके सीधा रोडों पे जाके घर बना दिया, तो ऐसा नहीं ना है, ऐसा नहीं करना है। तो जनता पे दबाव बनाना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो ये आर्टिकल 12 क्या करता है, केवल परिभाषित करता है हम लोग के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, एंड दैट्स ऑल इन दिस आर्टिकल। लेट्स कम टू द आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 बोलता है लॉज इनकंसिस्टेंट और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, यानी आपका फंडामेंटल राइट्स बहुत ही अच्छा है, बट फंडामेंटल राइट्स आपका तभी रहेगा जब तक वो दूसरे के फंडामेंटल राइट्स का को नहीं छीनता है। जैसे कि क्या है कि सबको जीवन जीने का अधिकार है, राइट। कोई किसी का अभिव्यक्ति की आज़ादी है, कोई किसी को गरिया दिया, बट उसको भी जी, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि उसको भी शांति से रहने की आज़ादी है। तो आपका बोला, देखो डेरोगेशन का यहाँ पे मीनिंग क्या होता है, अल्पीकरण। तो आपका जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो छीन लिया जाएगा अगर वो इनकंसिस्टेंट रहा, यानी असंगत रहा। तो ये दैट्स ऑल, ये आर्टिकल 13 में है। और ये एक और बोलता है कि संविधान, अब संविधान लागू कब हुआ था हम लोग का, 26 जनवरी 1950 में, जब हम लोग का भारत गणतंत्र बना था, यानी ये रिपब्लिक बना था। तो संविधान बनने से पहले भी कोई लॉज होंगे, राइट। तो वो संविधान यानी आर्टिकल 13 ये बोलता है संविधान बनने से जितने भी लॉज हैं वो अभी भी बने रहेंगे जब तक वो हम लोग का मूल अधिकार ना छीने, ठीक है। जैसे कि ये पर्सनल लॉ था। पर्सनल लॉ में क्या था कि हर एक रिलीजन्स का अपना अपना एक लॉज होता था, जैसे कि हिंदू का अलग, मुस्लिम का अलग। बट अभी सरकार बोले कि सबके लिए कॉमन लॉ लाया जाएगा, ठीक है। तो आर्टिकल 13 क्या बोलता है कि संविधान बनने से पहले जितने भी लॉज हैं वो कंटिन्यू रहेंगे जब तक वो प्रेजेंट के जो कॉन्स्टिट्यूशन को है उसको वायलेट नहीं करते हैं। और ये भी बोल दिए हैं कि पोस्ट यानी संविधान बनने के बाद भी ऐसा कोई भी लॉज नहीं आएगा जो हम लोग के फंडामेंटल राइट्स को छीनता है। ये इतना अच्छा बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए उन्हें सॉल्यूट, एक इतना बेहतरीन है कि हम लोग का कभी कोई राइट्स नहीं छीना जा सकता। देखो एक बहुत अच्छा शायरी है, तुम्हारी हर जवाब का मुकम्मल हूँ मैं हर तुम्हारी हर जवाब का मुकम्मल हूँ मैं, कभी वक्त मिले तो पढ़ना मैं भारत का संविधान हूँ। तो सैल्यूट टू दोज हु मेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन सच अ ब्रिलियंट वे, टू द अम्बेडकर जी। अब देखो आते हैं कि आर्टिकल 14 क्या बोलता है। आर्टिकल 14 बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब यहाँ पे दो कैटेगरी आता है आर्टिकल 14 में, एक आता है इक्वालिटी बिफोर लॉ और एक और आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। हम लोग दोनों को पहले पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या होता है, कानून के समक्ष समानता, यानी जो कानून का समक्ष समानता हर एक कोई कानून के समक्ष इक्वल है। जैसे कि आता है ना कि अगर आप लोग कोर्ट वगैरह में गए होंगे तो वहाँ पे होता है कि एक पुतला रहता है, उसमें उसमें वो अंधा रहता है, यानी पट्टी बंधा हुआ रहता है, तो वो और आगे तलवार रहता है। तो वो डिस्क्राइब करता है कि हम मुझे आगे कुछ नहीं दिखता, कौन है, राष्ट्रपति हैं, पीएम हैं, सीजे है, कोई कॉमन पर्सन है, दलित है या हाई जात से बिलोंग करते हैं या कम जात से, अगर आप गलत है तो आपका कट। तो ये बोलता है। तो क्या ये सच में होना चाहिए? तो पहले मैं आपको फॉर योर नॉलेज बता दूं कि कानून के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये एवी देसाई के द्वारा बोला गया था और ये यूके से लिया गया है, जो कि हम लोग 20% फॉलो करते हैं। बट वही और ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ भी चुका है एवी देसाई के बारे में कि कौन लाए थे इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये किन का था, ठीक है। तो ये एवी देसाई का था। दूसरा आता है कानून के समान संरक्षण, यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, जो कि ये यूएसए के द्वारा लाया गया था। ये 80% इंडिया में फॉलो होता है। अब देखो ये यूएसए के द्वारा हुआ था। अब यहाँ पे जो हम लोग इक्वालिटी बिफोर लॉ पढ़ रहे थे, यूके के द्वारा लाया गया था। वहाँ पे क्या बोला गया कि आप चाहे राजा हो, चाहे रानी हो, चाहे आप समान नागरिक हो, सभी के लिए इक्वल लॉज है। जो मर्डर का केस, अगर कोई मर्डर किया हो तो दोनों पे इक्वल लगेंगे। अगर उन लोग दोनों का मौत करेगा तो दोनों का वही सेम लगेंगे। बट यूएसए में बोला जाता है कि नहीं, फॉर द डिग्निटी ऑफ द नेशन कुछ लॉज आने चाहिए। जैसे कि इंडिया में क्या है कि जो 5 साल का बच्चा है और जो 20 साल का बच्चा है, क्या दोनों के लिए एक ही लॉज रहना चाहिए? अब सपोज़ रेलवे में जा रहे हैं, रेलवे में जाते हैं हम लोग, तो 5 साल का बच्चा का जो जो भी भाड़ा रहता है वो आधा हो जाता है और 20 साल का पूरा रहता है, राइट। तो एक
कंट्री का डिग्निटी बनाए रखने के लिए ये ऐसा किया जाता है। अब देखो, अब ऐसा है क्या कि सारे राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, उन लोग को इक्वल लॉज मिले? नहीं। और राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति पे भी आप लगा सकते हैं, राष्ट्रपति के पास भी आप कंपनसेशन लगा सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि 10 साल का जेल सीधा कर दिए। तो इससे क्या होता है, कंट्री का डिग्निटी भी गिर जाता है। तो क्या, तो एक लॉज बनाया गया है हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में कि राष्ट्रपति अपने का सज़ा का माफ़ कर सकती है 71 आर्टिकल के अनुसार, और राज्यपाल 162 के अनुसार अपनी सज़ा माफ़ कर सकती है जब तक वो पोस्ट पे रहे। अब देखो, यहाँ पे बहुत ही गंभीर देने वाली बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर हर कोई है, राष्ट्रपति भी है, राज्यपाल भी है। देखो, अगर जब तक वो पोस्ट पे, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, राष्ट्रपति रहें, पीएम रहें, राज्यपाल रहें, बट अगर वो पोस्ट से बाहर निकल जाते, प्रेसिडेंट जैसे कि प्रणब मुखर्जी अगर कुछ वो कर दिए, तो इसके बाद आपको उस पर जुडिशियल कुछ भी लगा सकते हैं, जुडिशियल लॉ कुछ भी लगा सकते हैं, बट उनके पोस्ट हट जाने के बाद। अब आते हैं आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 बोलता है प्रोविज़न ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ। तो यहीं पे आता है कि बात कि आरक्षण सही होना चाहिए या नहीं। तो पहले ये पढ़ लेते हैं कि प्रोविज़न ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आप किसी भी, यानी भेदभाव किसी पे भी नहीं कर सकते बेस्ड ऑन 5 थिंग्स। पांच चीज़ें जिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। पहला आता है रिलीजन या धर्म। आप धर्म को लेकर, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऐसे लेके आप किसी पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। दूसरा है रेस क्या है, जाति। आप उच्च जात के, नीच जात के, ये सब बेसिकली गांव में होता है। सिटीज़ में जैसे कि मुंबई, दिल्ली, टाइम ही नहीं करने के लिए वो सब डेवलप हो चुका है, बट अभी भी उसमें रिक्वायरमेंट है। तीसरा है कि कास्ट यानी वंश। अब देखो, एक बात था कि बहुत कोई बोलता है कि आप उस वंश से बिलोंग करते थे तो आपको अब नहीं करेंगे, ऐसा कुछ माइंड में आता है। जैसे कि जब 1857 की क्रांति हुई थी, तो उस टाइम एमपी के जो एक राज्य था जिसका नाम था सिंधिया में क्या था कि वो एकदम ब्रिटिश का साथ दी थी, ब्रिटिश को पैसा दी थी ताकि इंडियन को मरवाए। तो क्या अभी जो सिंधिया के होंगे आपको बोलेंगे कि आप सिंधिया के ऐसे लोग किए थे, ऐसे 1857 में हम लोग का साथ नहीं दिए थे, तो ऐसे कुछ बोलेंगे नहीं। आप इस तरह करके डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। सेक्स यानी लिंग, यानी मेल या फीमेल है, ऐसे करके नहीं कर सकते हैं। प्लेस ऑफ बर्थ यानी जन्म स्थल। बहुत कोई ऐसे झारखंडी, जैसे कि झारखंड से हो, दिल्ली वासी, ऐसे फिर यूपी, फिर बिहारी, तुम बिहारी हो, ऐसे करके ये महाराष्ट्र वगैरह ये सब में ज़्यादा देखा जाता है। तो पहले तो डिस्क्रिमिनेशन में नहीं, छुआछूत में नहीं देखने मिलता था, मतलब ज़्यादा था, बट अब धीरे धीरे इट इज़ डिक्रीजिंग डे बाई डे। तो दूसरा में आता है ये कि ठीक इसी आर्टिकल 15 में भी लिख दिया है कि ऐसा कोई भी लॉज, so nothing in this article have prevent the state from making any laws on provision for the advancement of SABC। तो हम लोग के जो सोसाइटी है ना, उसमें कुछ बहुत ऊपर निकल चुके हैं, कुछ मीडियम है, तो कुछ बहुत ही लो लेवल पे हैं। जैसे कि उसे कहा जाता है सोशली एंड इकोनॉमिकली यानी एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, जैसे कि SC और ST हो गया। तो क्या बोला गया है कि उसके लिए सीट रिजर्वेशन हो सकता है। तो हम लोग जो आरक्षण है, रिजर्वेशन है, उसको एक बोले तो एक पॉजिटिव रिजर्वेशन है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, कि वो ठीक है, उसको डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं कि वो नीच जाति का, ताकि वो अपलिफ्ट होने के लिए क्या है कि वो सेम लेवल पे आ जाए। ये हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन का एक एजेंडा है। तो हम लोग का क्या है कि हम लोग का कुछ ऐसा है क्या कि थोड़ा कुछ बढ़ गए हैं, तो हम लोग का सोसाइटी कुछ ऐसे है, तो कुछ ऐसे हैं, यानी जो बढ़ गए हैं, यानी ये जो सपोज ए है, तो ये सोसाइटी पूरा बढ़ गया। तो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि आप बढ़ गए हो तो आप उतने ही तेज़ी से बढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये बोला कि हम थोड़ा इसको पुश ओवर कर देते हैं ताकि ये आगे बढ़ सके। तो ये हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। और ये जिस दिन ये गैप है, जो जो मिडिल क्लास, अपर क्लास, ये सब जितने भी कास्ट हैं, ये सब ख़त्म हो जाए, उस दिन ये आरक्षण भी रुक जाएगा। तो ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, रिजर्वेशन बहुत ही अच्छा है। अब सपोज़ आर्मी है या तो हैवी जगह, तो वहाँ पे वुमेंस को दिया जाएगा ज़्यादा या मेन को दिया जाएगा?
भाई ऑफ कोर्स हैवी ज़्यादा ये सब लोड वगैरह रहता तो वो सबको मेल को ज़्यादा दिया जाता है, बट फिर भी फीमेल को मिल रहा है। बट बायोलॉजिकली आप लोग देखो तो मेल को ज़्यादा करें। अब इंडिया पाकिस्तान में लड़ाई हो रहा है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा मेल को भेजेंगे या फीमेल को? तो ऑफ कोर्स फीमेल को, ऑफ कोर्स मेल को भेजेंगे। आर्मी में क्या है कि बहुत सारे ऐसा ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हैं कि आर्मी में रिजर्वेशन उन लोग को ज़्यादा मिलता है। तो रिजर्वेशन एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। अब देखो रिजर्वेशन जब भी बात आता है तो रिजर्वेशन दो पार्ट में बढ़ जाता है। एक, जिसको रिजर्वेशन मिला है उसके लिए सब कुछ अच्छा है, उसके लिए ये खराब कभी हो ही नहीं सकता। दूसरा पक्ष क्या होता है कि जिसको रिजर्वेशन नहीं मिला है उसको आप एडी चोटी लगा दो, उसके लिए एकदम रिजर्वेशन एकदम ना के बराबर ख़त्म है। तो आप कभी इससे इन लोग से डिबेट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आते हैं आर्टिकल 16 में। आर्टिकल 16 में क्या बोलता है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी लोक नियोजन की समानता, यानी आपको सरकारी नौकरी पे समानता दी जाएगी। ये कोई भी ऐसा नहीं है कि अपलिफ्ट है, अगर अपर कास्ट का तो अपर कास्ट को ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा चांसेस है, या तो लोअर कास्ट को नहीं मिलेगा। अब इसमें भी आरक्षण की बात आ जाती है। आरक्षण की बात क्या कि अगर जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस रहेंगे तो उन लोगों को क्या रहेगा कि सीट्स दिए जाएंगे। अब ये झारखंड में भी आया था। झारखंड में क्या आया था कि 75% केवल झारखंडी को मिलेगा, यानी जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस जो झारखंड में है। बट ये अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन अब क्या करता है देखो। तो देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ये कुछ था इक्वालिटी, जो कि लोक नियोजन पे समानता की बात हो रही थी। और ये भी बोल दिया कि नथिंग कैन प्रिवेंट पार्लियामेंट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट। तो ये हम लोग का आर्टिकल 16 बोलता है। आर्टिकल 17 क्या बोलता है? एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी अस्पृश्यता। यानी अनटचेबिलिटी पे पहले है ना कुछ एग्जांपल्स नहीं मिलता था, बट अब एग्जांपल तो निकल बहुत अच्छा। जैसे कोरोना काल में क्या है कि अगर बोल दिया जाए वो कोरोना पॉजिटिव है तो सीधा एकदम बोलेगा कि ये कोरोना पॉजिटिव है, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। तो ऐसे क्या है कि एक अस्पृश्यता फैली हुई है चारों तरफ। बट ये क्या इसको अस्पृश्यता बोलेंगे? क्या संविधान इसको अनटचेबिलिटी बोलता है? नहीं, संविधान उसी को बोलता है कि अगर आप जाति, लिंग, धर्म ये सब पे मान करके अगर आप करते हैं तो उसको अनटचेबिलिटी बोला जाता है। बट ये क्या, अगर आपके पास कोई ट्रांसफरेबल डिजीज़ है तो उस पर छुआछूत बल्कि अस्पृश्यता होता है। तो अनटचेबिलिटी कोई भी फॉर्म में फॉरबिडन है और उसका अबॉलिश है, और ये एक ऑफेंस है करना, एक है। बट आपके पास अगर सबूत रहेगा तभी आप कर सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप कुछ भी कर लें, मर्डर कर लें, किसी का कुछ भी कर लें, बट आपके पास अगर सबूत नहीं रहा तो वो कुछ भी नहीं काम आएगा। आर्टिकल 18 आ जाओ तो यहाँ पे क्या, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स का एबॉलिशन, यानी उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत क्या है कि कोई भी सिटीज़न अगर, अब पहले क्या था, पहले बहुत सारे टाइटल्स थे जैसे महाराजा, राजा, सुल्तान, जैसे रजा सुल्तान, सर, नाइटहुड जो कि मिला था कि उनको रविन्द्रनाथ टैगोर को। तो ये सारे आते रहते हैं। तो ये आर्टिकल 18 बोलता है कि कोई भी सिटीज़न इंडिया में जो भी है सिटीजनशिप हैं उन लोग को फॉरेन स्टेट से अगर कोई भी टाइटल मिले तो बिना प्रेसिडेंट के परमिशन से उन लोग नहीं लगा सकते। ठीक है, जैसे कि मोरारजी देसाई को भी मिला था पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान, जो कि निशानी पाकिस्तान था, उनको मिला था। ठीक है, अब देखो दो चीज़ को छोड़ाकर आप कोई भी नहीं ले सकते। जैसे कि एक एक्सेप्ट नेशन अवार्ड, जैसे कि आपको सपोज़ भारत रत्न मिला तो आप उसको लगा सकते हैं। अब जैसे कि भारत रत्न मिला था, भारत रत्न या नोबेल प्राइज़ मिला था, शायद याद नहीं आ रहा, तो हरगोविंद खुराना जी को मिला था मेडिकल साइंस के क्षेत्र में, तो वो नेशनल अवार्ड था। अब ऐसा वो नहीं बोल सकते ना कि भारत रत्न हरगोविंद खुराना भारत रत्न, ऐसे नहीं बोल सकते। बट हाँ ये बोल सकते हैं हरगोविंद खुराना को भारत रत्न मिला है। और दूसरा क्या, आप एजुकेशन या रैंक पर लिख सकते हैं। जैसे कि दरोगा कोई होता है, कोई आईएएस ऑफिसर होता है, कोई आईपीएस ऑफिसर होता है, तो वो अपने नाम के पहले लगा सकते हैं। प्रोफेसर होता है, एकदम डॉक्टर होते हैं, एकदम चौड़ी करके एकदम अच्छे से लगाते हैं। बट हाँ बस याद रखें कि ये सरनेम की
बदौलत नहीं लगा सकते, सरनेम नहीं लगा सकते। अब देखो आर्टिकल 12 और अब यहाँ पे जितने भी अगर आप लोग नोटिस किए होंगे या नहीं किए होंगे, तो आर्टिकल 12 और 13 क्या फोकस कर रहा है, वो केवल परिभाषित करता है। आर्टिकल 14 बोलता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल यानी कि आपको आपको क्या है कि कानून के सम्मुख आपको सबको समानता दिया जाएगा। आर्टिकल 15 क्या बोलता है कि आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, लिंग, जाति, वंश, जन्मस्थल ये सब पे नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 क्या बोलता है, आर्टिकल 16 बोलता है कि आपको लोक नियोजन की समानता दी जाएगी, समानता दी जाएगी। और आर्टिकल 17 क्या बोलता है कि अनटचेबिलिटी से एबॉलिशन, यानी आपको समानता, हर कोई समान है, समानता दी जाएगी। आर्टिकल 18 में भी क्या बोलता है, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। टाइटल्स क्यों हटाए गए, सिंपल से पहले ये बात है कि अगर आप किसी को सर, जैसे कि सर न्यूटन है, तो सपोज सर न्यूटन है, तो इससे क्या बोल रहा है, ये सर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो सर लगाया हुआ है वो सर्वश्रेष्ठ है दूसरे अन्य व्यक्तियों से, तो इसलिए इसको हटाया गया। तो आर्टिकल 14 to 18 हम लोग देखें तो ये सारा क्या कर रहा है, ये समानता का बोध करा रहा है, समानता का बोध करा रहा है। तो ये जो आर्टिकल, ये जितने भी 14 to 18 हैं, ये क्या समानता का बोध करा रहा है, इसलिए इसे राइट टू इक्वालिटी के अंदर ये सारा आता है। तो ये दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक you for watching. Do like, share and subscribe. Like, share and subscribe.